हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश जाट और बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपायरेशन। क्या करेंगे? ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन में से क्या है कि 11th और 12th दोनों क्लास में रीड आउट किया जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 11th क्लास का प्लांट फिजियो का टॉपिक है। किसमें पढ़ाया जाता है? प्लांट फिजियोलॉजी में। लेकिन आरबीएसए के अकॉर्डिंग क्या है कि प्लांट फिजियोलॉजी 12th क्लास में भी पढ़ी जाती है और उसमें ट्रांसपायरेशन पढ़ा जाता है। अब हुआ क्या है कि इस करंट सेशन से प्लांट जो एनसीईआरटी है उसे 11th क्लास में कर दिया और उसके अलावा 12th क्लास में आरबीएसए ही रन करेगी। तो ये सिस्टम है। इस वजह से क्या है कि ये ट्रांसपायरेशन दोनों क्लासेस में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, वैसे मोस्टली इसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th क्लास के प्लांट फिजियोलॉजी वाले टॉपिक में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसपायरेशन कहते किसे हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी गर्मियों में आप किसी प्लांट या ट्री के नीचे थोड़ा सा वेट करते तब वहाँ पे थोड़ा सा छाया में सुकून मिलता है, थोड़ी ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या है? ये अपनी कॉमन लाइफ में ट्रांसपायरेशन का एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट की लीव्स होती है वो लीव्स क्या करती है? ट्रांसपायरेशन करती है। अब ट्रांसपायरेशन में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो आउटर एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं और वहाँ की जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है किसी प्लांट के नीचे ठंडी छाया का रीजन। ठीक है, तो यही ट्रांसपायरेशन हम पढ़ेंगे आज। तो होता क्या है, मोस्टली प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। ठीक है, एक तो होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा होगा? फूड ट्रांसपोर्टेशन। अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये जाइलम के थ्रू किया जाता है। कौन करेगा? जाइलम करेगा। और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो करता है फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम। अब क्या होता है कि मान लो प्लांट में रेगुलर वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसके हर एक पार्ट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब किसी प्लांट के एरियल पार्ट पर सनलाइट गिरती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां का जो वाटर पार्ट होता है वो वेपर फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाता है। किस फॉर्म में? वेपर फॉर्म में। तो इस टाइप से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर मॉलिक्यूल का वेपर फॉर्म में बाहर रिलीज होना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन। ओके, तो सिंपल वर्ड में डिफाइन कैसे करेंगे ट्रांसपायरेशन को? वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इन फॉर्म ऑफ वेपर। मतलब वही है कि जो भी वाटर होता है प्लांट के किसी एरियल पार्ट से बाहर निकल जाता है वेपर फॉर्म में तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? प्लांट में वाटर का लॉस हो रहा है। अब इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, उन टॉपिक को एक बार आप देख लो। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि प्लांट में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिनसे ट्रांसपायरेशन पॉसिबल होता है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशनल स्ट्रक्चर्स, मतलब जिनसे वाटर लॉस हो, जिनसे ट्रांसपायरेशन हो। ठीक है, सेकंड होता है टाइप्स ऑफ लीफ। किसके बेस पर? कि कौन सी लीफ में स्टोमेटा कहाँ पे? क्योंकि क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन का जो मेन एपरेटस या स्ट्रक्चर होता है वो स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा की प्रेजेंस के बेस पर टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ेंगे। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये स्टोमेटा जो होता है ट्रांसपायरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बिना ट्रांसपायरेशन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और लास्ट जो होता है हाइपोथेसिस अबाउट स्टोमेटल मूवमेंट, मतलब किस टाइप से प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन होता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग हाइपोथेसिस दी थी, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया ट्रांसपायरेशन का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपायरेशनल स्ट्रक्चर या एपरेटस की। इसकी ट्रांसपायरेशनल स्ट्रक्चर या एपरेटस मतलब प्लांट्स में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिससे वाटर का लॉस हो। ठीक है, तो ये मोस्टली तीन टाइप की होती है, तीन स्ट्रक्चर होती है मोस्टली प्लांट में जिनसे वाटर का लॉस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो होता है क्यूटिकल। ठीक है, सेकंड होता है लेंटिकल्स और थर्ड होता है स्टोमेटा। ठीक है, तो
इनको आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, प्लांट मॉर्फोलॉजी में आराम से पढ़ चुके हो, सारी की सारी चीजें पढ़ी हुई है, फिर भी मैं आप लोगों को वापस बता देता हूँ, ठीक है। क्यूटिकल क्या होता है कि किसी भी लीफ या स्टेम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। इन आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर एक यूनिसेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या कहेंगे, क्यूटिकल। ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो क्या करती है, वाटर लॉस को रोकने का काम करती है। ये क्यूटिकल क्या होता है, अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो क्यूटिकल कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड होता है, जो आप लोग यहाँ बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स को पढ़ा जाता है, जिसे हम क्यूटिकल्स कहते हैं। तो ये क्यूटिकल क्या होता है, आउटर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो वाटर लॉस को रोकने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल से होने वाले ट्रांसपायरेशन को हम क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू क्यूटिकल कॉल्ड एज क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। जो कंप्लीट ट्रांसपायरेशन होता है प्लांट में, उसका लगभग 3 to 10% ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल के थ्रू कंप्लीट होता है। मतलब क्यूटिकल से कितना ट्रांसपायरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ओवरऑल का 3 to 10%, ठीक है। ये तो हो गया क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, मतलब ट्रांसपायरेशन थ्रू क्यूटिकल, क्या कहेंगे उसे, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। अब क्यूटिकल के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि अपर एपिडर्मिस, ये देखो यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस पर क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल। तो यहाँ से भी क्या होता है कि क्यूटिकल वैसे तो वाटर लॉस को रोकने का काम करता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होती है वो क्यूटिकल से होते हुए भी बाहर निकल जाती है। किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। इसे हम बोलते हैं क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। सेकंड होता है लेंटिकल। क्या होता है, लेंटिकल। अब लेंटिकल क्या होता है कि किसी प्लांट के स्टेम पर आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा डेप्थ होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि मोस्टली प्लांट यूज करता है रेस्पिरेशन में। मतलब इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। वैसे स्टोमेटा का काम भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, लेकिन ये लेंटिकल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, गैसेस से एक्सचेंज का काम भी करते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल नेग्लिजिबल फॉर्म में क्या होता है बेटा, अपने ट्रांसपायरेशन भी होता है। और अगर प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन लेंटिकल्स के थ्रू हो तो उसे हम बोलते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। क्या कहेंगे, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। और ये टोटल ट्रांसपायरेशन का बहुत कम पार्ट होता है, 0.1% पार्ट होता है, ज्यादा नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ा जाता है। तो ये है बेटा अपने लेंटिकल्स की स्ट्रक्चर। आप लोगों ने देखी होगी कि ये जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होती है ये डैमेज हो जाती है, और इस इंटरनल जो कॉर्टेक्स सेल होती है इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स सेल। और ये कॉर्टेक्स सेल्स क्या करती है, यहाँ पर एपिडर्मिस का काम करती है, लेकिन फिर भी ये क्या करती है, परमेबल होती है। किसके लिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए परमेबल होती है। तो इन कॉर्टेक्स सेल से वाटर का वेपर फॉर्म में रिलीज होना क्या कहलाता है, लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। ओके, ये मोस्टली स्टेम पर होता है, लेकिन ये ट्रांसपायरेशनल स्ट्रक्चर नहीं होती, ये रेस्पिरेशनल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ पार्ट इसका ट्रांसपायरेशन भी होता है। ओके, उसके बाद में आता है थर्ड, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। मतलब ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा। क्या कहेंगे इसे, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। प्लांट में जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है उसका मैक्सिमम पार्ट स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है, क्योंकि ये ट्रांसपायरेशन का मेन स्ट्रक्चर होता है जो लीव्स की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर सिचुएट होता है। कुछ प्लांट्स की लीव्स की अपर एपिडर्मिस में होगा और कुछ की लोअर पे होगा, और कभी-कभी दोनों सरफेस पर भी हो सकता है। तो ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हमें आगे बढ़ेंगे, वैसे मैंने बताया हुआ है कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया सबसे पहले तो ट्रांसपायरेशनल स्ट्रक्चर। ट्रांसपायरेशनल स्ट्रक्चर जो जिनसे क्या होता है, प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन कंप्लीट होता है। तीन टाइप से पढ़े थे अपन ने। पहला पढ़ा था क्यूटिक्यूलर, जो क्यूटिकल्स के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है। मैंने बताया था ये टोटल ट्रांसपायरेशन का कितना करता है, 3 to 10%। सेकंड होता है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं स्टेम पर, जहां पे क्या होता है, कुछ डेप्थ होती है, वहां पे एपिडर्मिस हट जाती है और कॉर्टेक्स सेल्स क्या करती है, मूवमेंट करती है। किसके लिए, वाटर के लिए। तो वाटर रिलीज होता है, उसे हम बोलते हैं
लेंटिकुलर ट्रांसवायरेशन, और ये जो होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है 0.1% के आसपास, और जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है 50 to 97% ट्रांसवायरेशन, जिसके थ्रू स्टोमेटा के थ्रू, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसवायरेशन। ये फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का कंप्लीट है। इसके अलावा सेकंड बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ लीफ, किसके बेस पर, स्टोमेटा की प्रेजेंस के बेस पर। लेकिन स्टोमेटा की प्रेजेंस के बेस पर लीफ पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जनरली लीफ स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि लीफ की स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होती है। ये 11th क्लास का टॉपिक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लीफ की स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। मोस्टली इसकी स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो एपिडर्मिस होती है और एक मेसोफिल होता है। अब एपिडर्मिस भी इसमें दो टाइप की होती है, जैसे कि ये अपने कोई भी एक लीफ मान लेते हैं, एक तो अपर एपिडर्मिस हो जाएगी और एक लोअर एपिडर्मिस हो जाएगी। और जो इन अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं मेसोफिल। क्या कहेंगे, मेसोफिल। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखी है, ये देखो अपर एपिडर्मिस, ठीक है, और ये लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अब इन अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो पूरा रीजन होता है इसे हम बोलते हैं मेसोफिल। क्या कहेंगे, मेसोफिल। अब मेसोफिल में दो टाइप की सेल या दो टाइप का रीजन प्रेजेंट होता है। जो अपर पार्ट होता है यहाँ पर कोलमनर सेल्स प्रेजेंट होती है। इन कोलमनर सेल्स रीजन को हम बोलते हैं पेरिसेट टिश्यू। क्या कहेंगे, पेरिसेट टिश्यू। और पेरिसेट टिश्यू में क्लोरोफिल मच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसकी प्रेजेंस से ही जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सेकंड जो लोअर रीजन होता है इसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। क्या कहेंगे, स्पॉन्जी टिश्यू। और इन स्पॉन्जी टिश्यू में क्या होता है कि सेल्स के बीच में गैप होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिससे इसे हम कहते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। और यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। अब क्या होता है कि स्टोमेटा अलग अलग लीफ में अलग अलग शो होता है। कुछ लीव्स में अपर एपिडर्मिस पे होगा, कुछ में लोअर पे होगा, और कुछ लीव्स में दोनों सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसके बेस पर हम बाद में पढ़ेंगे। ये है लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके बेस पर, किसके बेस पर, स्टोमेटा की प्रेजेंस के बेस पर लीफ जो होती है मोस्टली 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। एक तो होती है एम्फिस्टोमेटिक, कौन सी होगी, एम्फिस्टोमेटिक। एक होती है हाइपोस्टोमेटिक और एक होती है एपिस्टोमेटिक। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर लीफ है, उस लीफ की लोअर सरफेस पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट हो। कौन सी सरफेस पर, लोअर सरफेस पर। जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये लोअर सरफेस पर जो ओपनिंग्स होती है इन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। और इस टाइप की लीफ को हम बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीव्स। आया समझ में, मतलब ऐसी लीव्स जिनके केवल लोअर एपिडर्मिस पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट हो, हाइपोस्टोमेटिक लीव्स होती है। तो ये मोस्टली क्या होता है कि डाइकोट प्लांट में होती है। अब इसका अडेप्टेशन होता है। इसका मेन रीजन क्या है कि भाई स्टोमेटा केवल लोअर एपिडर्मिस में ही होना चाहिए। तो होता क्या है कि अपर एपिडर्मिस पर सनलाइट गिरती है, सीधी सी बात है। अब अपर एपिडर्मिस पर सनलाइट अगर गिरेगी तो यहाँ से जो वाटर लॉस होता है वो ज्यादा होगा, और वाटर लॉस ज्यादा होने से क्या होता है कि प्लांट में वाटर की कमी हो जाती है, और ऐसे प्लांट में उनके डेथ होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। सेकंड बात करते हैं एम्फिस्टोमेटिक लीव्स। ऐसी लीव्स जिनके लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस पर इक्वली स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। न तो अपर एपिडर्मिस पे ज्यादा होंगे, न ही लोअर पे ज्यादा होंगे, दोनों सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एम्फिस्टोमेटिक लीव्स, ठीक है। अब ऐसी लीव्स ऐसे प्लांट्स में होती है जहां पर वाटर के लिए कोई एडेप्टेशंस नहीं होते, मतलब वहां पे वाटर लॉस को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि उनके पास में वाटर मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा होते हैं। जैसे कि हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में क्या होगा, वाटर की कोई कमी नहीं होती, ठीक है। अब तीसरी टाइप की होती है एपिस्टोमेटिक लीव्स। कौन सी होती है, एपिस्टोमेटिक, मतलब ऐसी लीव्स जिनके केवल कहां पे होगा स्टोमेटा, अपर एपिडर्मिस पर होगा। कहां पे होगा, अपर एपिडर्मिस पर। लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है।
सनलाइट डायरेक्ट आएगी और वहां से वाटर को कम कर देगी, वाटर का लॉस हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं एपिस्टोमेटिक लीव्स। तो उसी के बेस पर देखो हाइपोस्टोमेटिक लीव्स किसे कहेंगे, जहां पे केवल लोअर एपिडर्मिस पर ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी होती है एंटीस्टोमेटिक, जिनके दोनों सरफेस पर स्टोमेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जितने अपर एपिडर्मिस पर सिचुएट होंगे उतने ही लोअर एपिडर्मिस पर सिचुएट होंगे, ठीक है। इनको ट्रांसफायरेशन को रोकने के लिए कोई खास एडेप्टेशंस जो नहीं होते। तीसरा होता है एपिस्टोमेटिक, स्टोमेटा ऑन अपर एपिडर्मिस, क्लियर। इनके एग्जांपल की बात करते हैं तो ये जो हाइपोस्टोमेटिक लीव्स होती है वो होती है एप्पल में और ऑरेंज में, और इसी वजह से ऐसी लीव्स को हम बोलते हैं एप्पल टाइप ऑफ लीफ। क्या कहेंगे, एप्पल टाइप ऑफ लीफ। एपिस्टोमेटिक का होता है ऑर्ड्स मेज, ओके, इसीलिए इसे और टाइप ऑफ लीफ भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है एपी का, इसमें आ जाता है वाटर लिली, और इसीलिए इसे लिली टाइप ऑफ लीव्स भी कहते हैं। तो ये हो गया अपने टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। 3 टाइप के बड़े थे, उसके अलावा अपने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, ठीक है। अब आता है अपने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। एग्जाम में भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आएगा हाइपोथेसिस, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पर। तो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 2 किडनी सेल स्ट्रक्चर सेल्स प्रेजेंट होती है। कितनी, 2 किडनी सेल्स प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसमें ये 2 किडनी सेल्स प्रेजेंट होती है, इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। इसका डायग्राम मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये 2 किडनी सेल्स प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या कहेंगे, गार्ड सेल्स। मतलब गार्ड सेल्स जो होती है इसकी काफी ज्यादा स्ट्रक्चरल यूनिट मानी जा सकती है, मतलब ये कंट्रोल करती है स्टोमेटा के ओपन होने को और क्लोज होने को, डायरेक्ट रेगुलेट करती है स्टोमेटल मूवमेंट या मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का काम गार्ड सेल्स करती है, ठीक है। और इन गार्ड सेल्स में क्या होता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल का काम तो आप लोग जानते ही हो, क्या होता है मोस्टली क्लोरोफिल का काम फोटोसिंथेसिस का होता है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। अब इस गार्ड सेल्स के आउटर साइड में क्या होता है कि यूनिसेलुलर एक एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन सेल्स को हम सबसिडियरी सेल्स कहते हैं, सबसिडियरी सेल्स, ठीक है। और ये सबसिडियरी सेल्स ही इन गार्ड सेल्स को ओपन और क्लोज या स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि ये गार्ड सेल्स अगर टारगेट स्टेज में है, कौन सी स्टेज में है, टारगेट स्टेज में, तो क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन होता है, और फ्लैसिड स्टेज में है तो स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। इन्हें हमने क्या कहा था, सबसिडियरी सेल्स। दोनों गार्ड सेल्स के बीच में एक माइन्यूट पोर प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ठीक है। अब गार्ड सेल्स की जो इंटरनल वॉल और आउटर वॉल होती है उनमें डिफरेंस होता है कि जो ये आउटर वॉल होती है ये थोड़ी थिन होती है, और इनर वॉल जो होती है वो क्या होगी बेटा, थिक होती है। मतलब इसका क्या है कि वाटर लॉस जो होगा वो केवल और केवल आउटर वॉल से ही होगा, इनर वॉल से कभी भी नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी एक स्ट्रक्चर, किसकी स्ट्रक्चर, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। अब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बेस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये स्टोमेटा कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। सबसे पहले जो वाटर है, ये गार्ड सेल्स में वाटर प्रेजेंट है, और गार्ड सेल में वाटर प्रेजेंट है तो दोनों सेल फुली हुई है, मतलब टारगेट स्टेज में। अब टारगेट स्टेज में होने की का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये जो ओपनिंग होती है जिसे स्टोमेटल पोर कहते हैं, ये खुला हुआ होगा, मतलब स्टोमेटा ओपन, ठीक है। अब ये ओपन होगा तो यहाँ से वाटर
की कमी। अब दोनों सेल में वाटर की कमी होते ही क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल होती है ये दोनों आपस में सिकुड़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं फ्लैसिड स्टेज। और इनके सिकुड़ने से इनके बीच का जो पोर होता है स्टोमेटल पोर वो क्लोज हो जाता है, मतलब स्टोमेटा क्लोज्ड। अब क्लोज्ड होने के बाद में वाटर लॉस तो हो गया खत्म। यहां से वाटर जो होता है वापस किस में एंटर करेगा, गार्ड सेल में। और गार्ड सेल में एंटर करने से वापस गार्ड सेल क्या होती है, टारगेट हो जाती है। और टारगेट होते ही इनके बीच का जो स्टोमेटल पोर होता है वो वापस ओपन हो जाता है। ये इसकी जनरल मैकेनिज्म है। वैसे इसके ओपनिंग और क्लोजिंग की कुछ हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद की बात है। अभी तो केवल ये कि स्टोमेटा वर्क कैसे करता है। तो इनका जो मेजर रोल होता है वो गार्ड सेल के टारगेट और फ्लैसिड होने पे डिपेंड करता है। और ये कंसंट्रेशन रेगुलेट करती है इसकी आउटर साइड सिक्रेट सबसिलियरी सेल्स। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक से वापस एक बार रिवाइज करा देता हूं कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसवायरेशन। ट्रांसवायरेशन में हमने ये टॉपिक पढ़े हैं, जिनमें सबसे पहला था स्ट्रक्चर तीन टाइप की पढ़ी थी, लेंटिकल्स, क्यूटिकल, लेंटिकल्स और स्टोमेटा। ठीक है, उसके अलावा हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ डिस्कस किया था, उसके अलावा टाइप्स ऑफ लीफ डिस्कस किया था, उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा डिस्कस किया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं